हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला। अब हम कंटिन्यू करते आगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो सपोज डिस्टेंस इज 2l, द डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय p। It is defined as the product of the magnitude of the either charge, magnitude of the either charge into distance between the two charges. ये क्या है? Dipole moment is a vector quantity. Its direction is from negative charge to positive charge. इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? कूलम मीटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके प्लस क्यू और माइनस क्यू जो आपके चार्जेस के बीच में सेपरेशन नहीं होता है, तो उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इफ दे हैव सम सेपरेशन देन दे विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट से हमें क्या फायदा मिलता है? मतलब डायपोल मोमेंट की हम एप्लीकेशन की बात करें तो देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसका डायपोल मोमेंट होता है। तो आप लोगों ने माइक्रोवेव को देखा हो, तो माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज को आपको सब्जी वगैरह जो भी गर्म करना हो, इवन पापड़ वगैरह कुछ गर्म करना होता है, तो हम उसे एक प्लेट में रखते हैं और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आपकी जो सब्जी है वो गर्म हो जाएगी, लेकिन जिस प्लेट में आपने रखा वो गर्म नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या उसमें प्रॉपर्टी हुआ कि आपकी जो सब्जी है वो गर्म हो जाती है और बर्तन आपके गर्म नहीं होते हैं? तो एक्चुअली हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि if a charge particle is placed in the electric field, then उस पर एक फोर्स लगता है। If charge is positive in nature, then Q into E in the direction of electric field, and if the charge is negative in nature, then it experiences a force of Q into E opposite to the direction of electric field. तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज होती रहेगी। अब यदि हम उसमें सब्जी वगैरह कुछ गर्म करने के लिए रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात, सब्जी आप बनाते हैं तो उसमें पानी रहता है और वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होता है। मतलब उसके प्लस और माइनस चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है। तो जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ये आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, या आपने यहाँ पर कहीं पर भी सब्जी वगैरह रख दी, अब पानी वहां पर है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ डायपोल, तो इट विल हैव बोथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। सपोज इनिशियली कुछ ऐसा है, जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने माइक्रोवेव ओवन को ऑन किया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली ऐसे है और आपका जो डायपोल है वो ऐसे, तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी तो वो क्या करेगा? डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश करेगी, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर इधर जाना चाहेगा। तो ये बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिसके वजह से द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। उस वजह से हमारा क्या हो गया? जो भी आपकी सब्जी वगैरह है वो गर्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा बर्तन वगैरह वहां पर रहता है जिसमें इस चीज को हम गर्म करते हैं, उसका डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हो गई हमारे जनरल नॉलेज की बातें। अब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट द एक्सियल पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। बहुत ही आसान डेरिवेशन होते हैं, आपको वेक्टर सम करना है। देखो कैसे, अच्छे से समझ लो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2l। ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। इसे हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P
विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है आपका, r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्लीकेबल, सॉरी फोर्स में एप्लीकेबल है, उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, देन उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, सपोज इट इज E1, तो ये किधर हो जाएगी आपकी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। प्लस Q की वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगी E2। दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको हम माइनस कर देंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे कम वाले मैग्नीट्यूड को हम माइनस कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये क्या E1, तो E1 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस इज AP स्क्वायर। तो K इंटू Q, AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है हमारी R, ये सेंटर है, तो सेंटर है तो ये डिस्टेंस भी हमारी L होगी और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी L होगी। तो ये डिस्टेंस AP कितनी हो जाएगी, R प्लस L, तो R प्लस L होल स्क्वायर। डायरेक्शन इज अलोंग PA, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। यदि हम प्लस Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो E2 कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस एज BP, तो हो जाएगा KQ अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस ही हमारी R है, R में से L को माइनस कर दो तो R माइनस L होल स्क्वायर। दिस इज अलोंग BP। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E2 माइनस E1। मतलब क्या हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस में होगी, ज्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब E2 की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। E2 की वैल्यू रख दो आप, तो E2 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू रख दो KQ अपॉन R प्लस होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा, KQ को हम यहां पर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 R प्लस L होल स्क्वायर। इसका आप एलसीएम लो तो एलसीएम विल बी, बहुत आसान है, अब तो मैथमेटिक्स से सिर्फ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। ब्रैकेट को आप ओपन कर दो यहां पर, तो देखो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर ये हमारा KQ इंटू ये हो गया हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा KQ इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L
तो यहां पर आपके पास Q भी है और 2 इंटू एल और निकाल देंगे तो फॉर्मूला नाउ विल बी E इक्वल्स टू 2kp R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट द एक्सियल पोजीशन। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हमारी कैसे आई थी? डायरेक्शन आई थी हमारी अलोंग BP और अलोंग E2। अलोंग E2 का मतलब क्या हो गया? यदि आप यहां देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या होगी हमारी? तो डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q और आपकी जो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ है। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P यूनिट के। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी है? इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं P यूनिट के। अब इसमें देखो, इफ द डायपोल इज शॉर्ट, इफ डायपोल इज शॉर्ट, मतलब क्या हो गया कि जो हमारी डिस्टेंस ये है R इज ग्रेटर देन 2L। यदि R 2L से काफी बड़ा है तो अब ये सी बात है कि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर और वी कैन से डेट कि L स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर। चलो अब इसे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू 2kpr अपॉन R स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब इग्नोर हो गया, और होल स्क्वायर तो R टू द पावर 4। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो ये बचेगा E इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन RQ इन द डायरेक्शन ऑफ dipole moment. This is the expression for the electric field due to a electric dipole on the axial position. अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? एट ए पॉइंट लाइंग ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी डायपोल। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी आपका पॉइंट लाई करता है वो हमेशा दोनों एंड्स ऑफ दी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? बोथ एंगल्स आर इक्वल। चलो माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें हम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगी? माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी? E1। तो E1 किधर होगी हमारी? टूवर्ड्स PA। इसी तरीके से माइनस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। प्लस Q चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह। सपोज दिस इज E2। कोई यहां तक डाउट? अब देखो, आप यदि यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल हमारा क्या होगा? दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो यहां पर हम E1 और E2 का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो क्या हो जाएगा? तो E1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और KQ अपॉन डिस्टेंस इज AP स्क्वायर। AP की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं और ये डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू R और ये हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। तो ये हमारा मिड पॉइंट है O, तो ये भी L और ये भी L। तो डिस्टेंस AP इज इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो KQ अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन इज अलोंग PA and this is your first equation. इसी तरीके से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज।
देखो जो बहुत आसान है, फालतू का आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली वेक्टर एडिशन करना। यदि आप वेक्टर्स को अच्छे से समझते हो तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन BP स्क्वायर। अब BP की वैल्यू भी सेम है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलोंग BP। तो एक चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व की कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहां पर सेम है। अब देखो E1 को हम इसको अलग से देख लेते हैं, आप कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल होगा। जिसे आपका क्या है, दिस इज E2 और ये हमारा E1, बोथ आर मेकिंग एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। तो इस E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, E1 का जिसके साथ एंगल बना रहा है तो कॉस कंपोनेंट, तो E1 कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा। इसी तरीके से E2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ E2 कॉस थीटा और ऊपर की तरफ E2 साइन थीटा। अब क्योंकि हमें पता है कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर। तो हम ये बोल सकते हैं द E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसिल ईच अदर। क्यों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो बस इसको रख देते हैं हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E is equals to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 कितना है हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, चलो इसमें हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, E2 भी क्या है हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा E1 प्लस E2 cos थीटा। तो E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E2 इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ द cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसी भी एक ट्राइंगल में ले लो, तो बेस इज L अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया 2kq, क्योंकि ये सेम है यहाँ पर, 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1L अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां देखो ये हो गया q इंटू 2L, तो q इंटू 2L क्या हो जाता है, p, तो 2kp अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ अगेन इफ द डायपोल इज शॉर्ट, यदि डायपोल हमारा शॉर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, तो इफ डायपोल इज शॉर्ट then r square plus l square can be approximately written as r square. That will be E is equals to 2kp upon rq। यह मैग्नीट्यूड की बात। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमारे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो गए थे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कैसे थे हमारे, टुवर्ड्स द लेफ्ट, और डायरेक्शन ऑफ दी डायपोल मूवमेंट क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, तो ये कहां होगी आपकी, टुवर्ड्स दी राइट। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन दी इक्वेटोरियल पोजीशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो इसलिए हम इसे किससे डिनोट कर देंगे, माइनस पी कैप। माइनस पी कैप से आपका क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो ये होगी आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन हमारी कितनी आई थी, Kp अपॉन RQ। यदि हम दोनों का रेशियो निकालें तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, सॉरी ये आई हमारी Kp अपॉन RQ, 2Kp नहीं, Kp अपॉन RQ। तो वो क्या है, ये हमारी Kp अपॉन RQ और वो क्या थी हमारी 2Kp अपॉन RQ। Kp से Kp कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो इज 1:2। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन के लिए हम निकाल चुके हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम निकाल चुके हैं। अब हम किसी भी पॉइंट K पर निकालते हैं, सेम डिस्टेंस R पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। नाउ दिस इज पॉइंट इज एट एंगल थीटा। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारे यहाँ P है, P की डायरेक्शन क्या है हमारी, फ्रॉम -Q टू +Q। इसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ये P इसके साथ एंगल थीटा बना रहा, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा P cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो गया P sin थीटा। अब देखो यहां पर आप यदि गौर से देखोगे तो फॉर दी कंपोनेंट P cos थीटा पॉइंट K इज ऑन दी एक्सियल पोजीशन, भाई उसी लाइन में है आपका, एंड फॉर दी P sin थीटा दिस इज ऑन दी इक्वेटोरियल पोजीशन, and for the equatorial position and axial position we have already derived the expression। तो उन्हीं को हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यू टू P cos थीटा, तो P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो कैसे आती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो P cos थीटा किधर है आपका, OK की तरफ है, तो आपका इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ हो जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। नाउ ड्यू टू P sin थीटा की हम बात करें तो P sin थीटा हमारा कैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो कैसे होती थी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट इधर है हमारा P sin थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। तो K पॉइंट पर कैसे होगी, इस तरह, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और दोनों 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट आसानी से वेक्टर की हेल्प से निकाला जा सकता है। तो फॉर P cos थीटा, फॉर कंपोनेंट P cos थीटा पॉइंट K is on axial position, hence electric field due to it, hence electric field due to P cos theta, कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। आपको पहचानने में आसानी हो इसलिए यहां पर लिख दें P cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होती थी हमारी, ड्यू टू दी एक्सियल पोजीशन 2Kp अपॉन RQ। तो 2K, अब P नहीं रहेगा, P की जगह क्या हो जाएगा P cos थीटा, तो 2Kp cos थीटा अपॉन RQ along OK, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से फॉर कंपोनेंट P sin थीटा point K is on equatorial position, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट इज, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, Kp अपॉन RQ। तो Kp, P की जगह हमारा क्या हो जाएगा P sin थीटा अपॉन RQ। नाउ दिस इज अलोंग OK था, इसे कुछ भी मान लो, KL मान लेते हैं, KL। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट K इज इक्वल्स टू रूट ओवर
2kp sin थीटा सॉरी 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर। देखो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा। यदि हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू कॉमन विल बी kp अपॉन r क्यूब। तो kp अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट ओवर में क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, kp अपॉन r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp अपॉन r क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो इससे आपको वो दोनों रिजल्ट्स फिर से मिल जाएंगे जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। फॉर द एक्सियल पोजीशन थीटा इज इक्वल्स टू 0। फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा 0 रख दो तो cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kp अपॉन r क्यूब। हम बात करें फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन तो थीटा इज 90, cos 90 वैल्यू कितनी होती 0, तो डायरेक्टली E इज इक्वल्स टू kp अपॉन r क्यूब। सपोज जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किधर आएगी, पैरेललोग्राम मेथड से यदि हम डायरेक्शन निकालेंगे, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल एल्फा विद द p cos थीटा कंपोनेंट, तो ये क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट इज 2kp sin थीटा अपॉन r क्यूब and due to cos theta component is kp cos theta upon r cube। तो kp अपॉन r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा बाई tan अल्फा अपॉन 2। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द वेरियस पोजीशन। नेक्स्ट